आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, साल दर साल बदलती रहेगी। बहुत कुछ इसने हमको सिखाया, बहुत कुछ ये सिखाती रहेगी। नई उम्मीद, नए सपने, नई ख्वाहिशें हमसे बुनवाती रहेगी। खुशी में आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हो सके तो बहुत कुछ जिंदगी से सीखते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी का काम है चलते रहना और नया सिखाते रहना। तो आइए अपने इस प्रोग्राम में आज ऐसे ही दो खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं जो कोरोना के इस दौर में भी लोगों की जिंदगी संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आप राइटर, पोएट और पेंटर भी हैं, संगीता गुप्ता। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव, कंसल्टेंट फिजिशियन। और हमारे साथ ही हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं अभय उपाध्याय जी। आप तीनों का ही वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमें बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल का। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर राधिका, सबसे पहले आपसे बात करूंगी। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ महीने जो है वो हम सभी के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं और बहुत सारे मुश्किल लोगों ने फेस की है। तो आपको क्या लगता है, एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो लोग घर पर हैं उन्हें एक अकेलेपन का एहसास होने लगा है, एक उदासी जिंदगी में आ गई है, तो क्या कहीं ना कहीं इस चीज का उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है? क्या कुछ केसेस इस तरह ज्यादा बड़े हैं? हाँ जी तरन्नुम, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी मुझे इस शो में शामिल करने के लिए। और आपकी जो ये कोशिश है कि लोगों की इस दौरान बात करके मदद करना, तो शायद हम सबको इस बात का एहसास हो गया है कि ये जो कोरोना वाला समय है, कोविड टाइम, ये बहुत मुश्किल टाइम है। और इसमें एक दूसरे की मदद से ही हम लोग सब इससे गुजर पाए हैं। जहाँ तक मेडिकल साइड में इसकी बताऊंगी कि हम लोग शुरुआत के दिनों में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक और एंजाइटी में थे, क्योंकि ये नई बीमारी है, बाहर से आई है, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, डॉक्टर्स तक को नहीं पूरी तरह से पता था, हम लोग सबके लिए ये एक नई चीज़ थी। तो हमने ये देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी आई और वो परेशान इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमें उनकी रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करनी पड़ी थी। तो हमने एक तरह से एक हेल्पलाइन शुरू की थी, जो कि लोगों की इस तरह के सवालों के हम टाइम टाइम पे जवाब देते रहते थे। हमारी गवर्नमेंट ने भी और भी इस तरह की हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जिनसे लोग कनेक्टेड रहें और अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ कि सब लोग लॉकडाउन की वजह से जब घर में अकेले रह गए और लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो एंजाइटी और पैनिक थी, वो धीरे धीरे डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ते चले गए। तो अभी हाल में ही एक स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि ये कोरोना के समय में ऑलमोस्ट 43% लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है, जो कि बताता है कि कोरोना ने हम लोगों को फिजिकली तो परेशानी हुई थी, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हुई है उसकी वजह से। हाँ तरन्नुम, डॉक्टर और डॉक्टर राधिका, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसी में। ये स्ट्रेस लेवल जो है लोगों का, आपने सर्वे का भी हवाला दिया, किस तरीके से वो एंजाइटी और ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। इसके पहले जब इलाज की बात करते हैं तो अक्सर ये सलाह दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहें, लोगों से मिले जुलें, घर से बाहर निकलें तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। अब चूंकि ये कोरोना के पीरियड में बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है, ऐसे में क्या सुझाव देते हैं आप, किस तरीके से लोग अपने मन को हल्का करें और जो स्ट्रेस लेवल है, दबाव जो दिमाग पर पड़ रहा है कोरोना के डर की वजह से, लोगों की नौकरियों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आजकल। एक सर्वे ये भी आया कि आगे हमारी इनकम कम होने वाली है, ये भी स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं, जहां लोगों से कांटेक्ट नहीं है तो घर में बैठ के इसको कैसे मैनेज करें? बिल्कुल। तो
यही हुआ था कि हमने थोड़ा सा कुछ फोर्स ही किया था, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जब ये मार्च के महीने में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखा कि हमारे पास पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो हमने उनको एक तरह से आपस में भी जोड़ दिया था। मतलब एक दूसरे से बात करें, एक ग्रुप बना दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे पेशेंट्स के कि आपकी कोई भी समस्याएं हैं आप उसमें लिखकर हमें पूछिए। और आपस में भी अपनी एक कम्युनिटी, जैसे आप लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक दूसरे को मदद करिए। ज़रूरी नहीं आप फिजिकली एक दूसरे के पास जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई परेशान है तो लेंड अ हेल्पिंग हैंड। और शायद इस समय एक बहुत अच्छी बात जो निकल के आई कि सबने एक दूसरे की बड़ी मदद की, और ये एक फैक्टर था जो कि शायद हम सबको मतलब बहुत हमारे पॉजिटिव साइड में ले गया। वो था कि हम इंटरनेट के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका मेल हो, वीडियो कॉलिंग हो, परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, सबसे जुड़े रहें। तो शायद इंटरनेट ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया। और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी लोग आगे आए, सारे डॉक्टर्स हुए, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन सबको लग गया था कि एक कहीं ना कहीं हमें अपार्ट फ्रॉम डिजीज मैनेजमेंट, हमें थोड़ा सा इन लोगों को, सभी पेशेंट्स को या लोगों को एक तरह से कंफर्ट देना है कि डरिए नहीं, वी विल मैनेज। तो शायद ये सब चीजें मिलजुल के बहुत तरीके से हमको लोगों को कन्विंस करने में हेल्प कर दी है। ने भी एक बहुत अच्छी पहल की इस दौरान जब लॉकडाउन था। तो जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनकी क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग वैसे ही अपने आप को दुनिया से, थोड़ा सोसाइटी से अलग महसूस करते हैं, और एक ऐसा वक्त आ जाना जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते और फ्रीली घूम नहीं सकते, तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ रहा था। उनकी दिमागी सेहत हमसे ज्यादा खराब हो रही थी, तो उनके लिए आपने वर्कशॉप शुरू की, उनकी काउंसलिंग शुरू की, बहुत कई तरह के उनके लिए कॉम्पिटिशन्स आपने रखे, पेंटिंग हो चाहे पोइट्री हो। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और ये शुरुआत कैसे हुई, ये ख्याल कैसे आया कि ऐसा काम करना चाहिए? देखिए तरन्नुम, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो थोड़े से समझदार हैं, एडल्ट हैं, और मतलब कुछ बहुत सारी, जब आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से गुजर चुके होते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। मतलब आप सोचिए, वो देख रहे हैं कि अब हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, या उनको देख रहे हैं सारे लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो वो हम्म। बहुत ज्यादा उनको डरा गया था। मतलब खासकर वो बच्चे जो कहीं ना कहीं फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, अकेले रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है उनके, तो वो हम्म। समझ ही नहीं पा रहे थे हम क्या करें। तो हम भी दूर बैठ के बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक वही इंटरनेट एक माध्यम था कि हमने सोचा कि इनके लिए टेलीमेडिसिन का हम वीकली कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो हम्म। हमने वहां पर एक सिस्टम लगा दिया था कि उन बच्चों से हम बात किया करेंगे, और वो हम्म। शायद, मतलब हम फेस टू फेस आ जाते थे उनसे, उनकी परेशानी सुनते थे, उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे, हैप्पी फीलिंग दिलाते थे। वही अपने आप में वैक्सीन का काम कर रही थी। तो हम्म। मुझे लगता है कि ऐसे समय में आप सोचिए, हम सबकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि दवाइयों से ज्यादा आपकी दुआएं और आपकी गुड फीलिंग्स बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी। जी। संगीता जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने भी इस वो एक अच्छा कदम उठाया, मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए आपने काफी काम किया इस दौरान। तो जो आपका आइडिया था कि ऐसे बच्चों के लिए आप कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करें, चाहे पोइट्री हो या पेंटिंग हो, आपने ऐसे कॉम्पिटिशन्स उनके लिए करवाए और उनपे एक अच्छा असर भी हुआ। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि इस तरह से ये काम होना चाहिए? जी मुझे संगीता जी। लगा कि जब मुझे लगा कि अगर हम लोग इतने परेशान हैं तो बच्चे कितने परेशान होंगे जो घर में रह नहीं सकते और जी। उनको कंपल्सरी घर के अंदर रहना पड़ रहा है।
तो मुझे लगता है आर्ट और पोइट्री दोनों ऐसी चीजें हैं जो घर में भी रह के बच्चे या बड़े इंजॉय कर सकते हैं। एक ऐसा माध्यम है जो आपको खुश रहने के लिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो इस संदर्भ में फिर मैंने ये आगे कदम बढ़ाया और बच्चों की पोइट्री की भी मैंने वर्कशॉप की, और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि वो 175 बच्चों में से कम 100 बच्चों ने जो लिखना भी ठीक से नहीं जानते थे, बोल भी नहीं पाते थे, उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी, एक दो लाइन की, और मुझे सुनाया। तो अगर हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं या उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं, उनको अपना समझते हैं, उनसे फ्रेंडली होते हैं, तो ये चीजें मुमकिन हैं। और जब उनके साथ मुमकिन है तो नॉर्मल लोगों के साथ भी बहुत मुमकिन होगा। डॉक्टर साहब, राधिका मुझसे इत्तेफाक रखेंगी कि हमें इंटरेक्शन की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मगर इंटरेक्शन के बिना इंसान रह नहीं सकता। तरन्नुम, एक संगीता जी से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या जिन बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट किया और उन्होंने कविताएं लिखी, क्या कोई सैंपल उनका है? क्योंकि ये आम लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ही रोचक होगा कि जिनको हम ये समझते हैं कि वो थोड़ा हमसे पीछे हैं, हमसे अलग हैं, उन्होंने कैसे इस दौर को देखा और कैसे महसूस किया, कविताओं के जरिए कैसे? तो सैंपल नहीं है, पर मनोविकास केंद्र है जो इन बच्चों के साथ काम करता है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है और उन्होंने उनके स्क्रीनशॉट्स भी रखे हैं। बल्कि मेल टुडे में एक आर्टिकल भी आया था इसके बारे में कि इन बच्चों को अगर हम कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो एक सेंटेंस बोल नहीं पाते थे, पर मेरे से इंटरेक्शन करते करते फिर वो एंड तक, प्रोग्राम के एंड तक बोलने लगे थे, मतलब फर्राटे से बोलने लगे थे। तो ये जो है, ये सारी जो बात है वो प्यार से बात करने से होती है। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी इन सारी जो पोएम्स है उनकी एक किताब बनाऊंगी, और वो लोग अगर वो करेंगे तो मैं उस बुक को डिजाइन भी करूंगी, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाना चाहिए कि जो बच्चे इतने परेशान हैं, इतना चैलेंज है कि अपना हाथ नहीं उठा सकते, मुंह नहीं खोल सकते, अगर वो जद्दोजहद कर सकते हैं जिंदा रहने के लिए और खुश रहने के लिए, तो हम उनको क्या सिखाएंगे? हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। जी संगीता जी, आप वैसे ही बहुत ज्यादा काम करती हैं। आपके काम के अलावा पेंटिंग आप करती हैं, आप फिल्म मेकर भी हैं, पोएट भी हैं। अगर कुछ लाइंस आप हमें सुना दें अपनी किसी कविता की, तो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। मैं सुनाना पसंद करूंगी। कोविड के समय हमारे सामने एक बहुत बड़ा जंगल उग आया है, और उसको जो ये स्थितियां हैं नागफनी के जंगल की तरह, उसको भी हमें काटना पड़ेगा। हमें हारना नहीं है, हमें कोविड को हराना है, चाहे हमें उसके लिए खुद को बदलना पड़े। तो नज्म पेश है। मन की जमी पर हर सुबह नागफनी के जंगल उग आते हैं अपनी पूरी ताकत से। सुबह से रात गए तक जंगल काटती रहती हूँ, जंगल के साफ होने तक एक नीम बेहोशी मुझ पर छा जाती है। सो जाती हूँ एक मजदूर की नींद। अगली सुबह आंख खुलने पर एक और जंगल मुंह चिढ़ाता मिलता है मुझे। हारती नहीं मैं भी, पूरी ताकत से फिर काटने लगती हूँ नया जंगल। यह सिलसिला जारी है, जारी रहे। यह सिलसिला जारी रहे। मैं तब तक काटती रहूंगी जंगल उगने का सिलसिला, जब तक कायम रहेगा जंगल उगने का सिलसिला। मैं नहीं, एक दिन हारेगा जरूर जंगल। मैं नहीं, एक दिन हारेगा जरूर जंगल। तो हमें कोविड को हराना है, इससे पस्त नहीं होना है। चलिए, बहुत हौसला जगाने वाली लाइनें आपने लिखी हैं। और अभी बातचीत हमारी जब चल रही थी तो कई बार बच्चों का जिक्र आया। और डॉक्टर राधिका, एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे ही कोविड का जब जैसे जैसे स्प्रेड करता गया,
एक हमने सबने नोटिस किया कि जो टेलीविज़न पे विज्ञापन आते हैं उनमें एक बहुत ही क्वालिटेटिव चेंज आया। अचानक से सिर्फ और हाथ साफ करने और अपने आप को साफ सफाई ये मेंटेन करने वाली बातों से आगे बढ़कर मार्केटिंग उस पर आ गई कि हर एक बात में इम्यूनिटी, आप हाथ धोएं तो आप उसमें आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आप ब्रश करें तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो एक जो एजुकेट भी होते हैं लोग, उसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि किसी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन गया बच्चों में? आपने जिक्र किया क्या बच्चे इससे कंफ्यूज हुए, डर गए, और आपको क्या इस तरीके कोई बदलाव नजर आया? जी, ये तो ज़रूर हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें शुरुआत के दिनों में जो मैसेजिंग दी जा रही थी, जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, तो उसमें कई चीज़ें लोगों ने गलत कर दी थी। सिर्फ बच्चों के केस में नहीं, एडल्ट के केस में भी हमें कई बार लोगों ने सब्जियों को सॉल्विन से और या डेटॉल से धो दिया था, या फिर मतलब फेस पे ही उन्होंने सैनिटाइजर लगा लिया था। तो बहुत सारी इस तरह के एपिसोड्स हमारे सामने आए थे, जो कि मैसेज तो हमें देना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको परसीव गलत तरीके से कर लिया गया था। तो उसको हमने टाइम टू टाइम करेक्शन किया, लेकिन हमने इस तरह के इनपुट्स ज़रूर गवर्नमेंट को या मल्टीपल लेवल पे जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं उनको दिए थे, जिससे कि लोगों में इस तरह की भ्रांतियाँ, इस तरह की मिसकंसेप्शंस ना डेवलप हों कि हमें कैसे खाना है, क्या खाना है, और क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो राइट मैसेजिंग, चाहे वो टीवी के एडवर्टीजमेंट्स हो या हमारे तरफ से मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से निकले, उसमें बहुत इस चीज़ की टेस्टिंग ज़रूरी है कि जो हम कह रहे हैं वो सही तरीके से दूसरी तरफ पहुंच रहा है या नहीं। जी संगीता जी, इसी मैसेज को आप जिन बच्चों के बीच में काम कर रही हैं, मेंटली चैलेंज भी हैं थोड़ा, उनके लिए सामान्य बातचीत के जरिए भी किसी बात को समझना समझाना थोड़ी मुश्किल का काम है। ऐसे मैसेज को आपने उन तक कैसे पहुंचाया? उसमें तो देखिए बहुत सारे लोगों का इंटरवेंशन होता है। मतलब आपको हमेशा उनके, चाहे केयर टेकर्स हों, चाहे उनका जो घर जहाँ पर वो रहते हैं उनके माध्यम से, तो और मतलब जो हमारा एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में ये लाना होता है कि ऑल्दो दीज पीपल आर स्पेशल चिल्ड्रन या मेंटली चैलेंज, लेकिन उनमें भी एक अलग तरह की समझ होती है, जो कि अगर आप उनको तरीके से, मतलब जो उनके केयर टेकर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हैंड वॉशिंग ही अगर उनको सिखाना शुरू किया था, तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था 20 सेकेंड्स तक उनको धोना है और कैसे धोना है, तो वो एक तरह से आपको वीडियोस या उनको करके दिखाना, एक एग्जाम्पल देना, और उसमें एक जैसे हमने सॉन्ग बिल्डअप कर दिया था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, कि आप 2 बार हैप्पी बर्थडे गाएंगे तो आपका उतनी देर में 20 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे। So children take these kind of messages very well. और वही होता था कि जब वो हैंड वॉशिंग शुरू करते थे तो वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग शुरू कर देते थे, तो उनको पता चल जाता था कि हमें 2 बार ये सॉन्ग गाना है और उतनी देर तक हाथ धोना है। जी बिल्कुल संगीता जी, ये सवाल मेरा आपसे भी, संगीता जी से भी यही सवाल था मेरा कि वो जब मेंटली चैलेंज बच्चों के बीच में काम कर रही थी, तो आपने कैसे इस चैलेंज को आपने कैसे फेस किया, उन बच्चों तक ये बातें आपने कैसे पहुंचाई? देखिए, बच्चों तक कोई भी बात पहुंचाने के लिए उनका दोस्त बनना पड़ता है, और जब आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपसे फ्री जब हो जाते हैं तो वो अपनी बात भी करते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं। प्रोग्राम के एंड तक हर बच्चा ऑर्गेनाइजर से कह रहा था कि मुझे मैम का नंबर चाहिए, मुझे मैम का नंबर दो, मुझे उनसे बात करनी है। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा दे दो, उन्होंने धीरे से कहा कि हम 200 बच्चों को अगर आपका नंबर दे देंगे तो आप परेशान हो जाएंगी। तो एक दोस्ती, मतलब मेरा ये कहना है कि फ्रेंडली होकर बहुत सारी चीजें उनको सिखाई जा सकती है, उनके मन का डर दूर किया जा सकता है, उनको उदास से खिलखिलाहट, उनकी उदासी को खिलखिलाहट में बदला जा सकता है। पोइट्री भी और आर्ट दोनों केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी रहने के लिए अच्छा रहेगा। और जब आप डिप्रेस हो तो आप पोइट्री सुने, गाने सुने, म्यूजिक सुने। ये जो आर्ट और कल्चर है ना, ये इंसान को जीने के लिए उम्मीद देता है।
हमारी उम्मीद जी है ये सब। जी बिल्कुल। ये तो बच्चों की बात हुई। अगर बड़ों की बात करें डॉक्टर राधिका, तो जो केसेस आपके पास पहले दिन में 4 आया करते थे, 4 ऐसे लोग आते थे जिनको ऐसा लगता था कि उनकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है, तो अब वो केसेस क्या कुछ बढ़े हैं या कम हुए हैं? कितने केसेस डेली आपके पास आ रहे हैं? थोड़ी ठीक नहीं आ रही है मुझे। जी डॉक्टर राधिका, क्या आप मुझे सुन हाँ पा जी। रहे हैं? जी जी राधिका, राधिका जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे ये तो बच्चों की बात हो गई। अगर बड़ों की बात करें तो क्योंकि ये जो कोरोना का टाइम है, इसमें मेंटल स्ट्रेस लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे डेली आपके पास कोरोना से पहले कुछ केसेस आते होंगे, अगर दिन में 4 आते थे, तो अब वो केसेस कितने आ रहे हैं, कितने बढ़ गए हैं? तो देखिए, मतलब एक तरह से ये सबको कोरोना एक तरह से वो ये लग रहा था कि दिस इज दी एंड, मतलब वो मौत का जो डर कहते हैं कहीं ना कहीं वो आ हम्म। गया था सबके अंदर। और बहुत हद तक हमें इस वाली प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करना पड़ा था कि आपको एज लॉन्ग एज वी आर फॉलोइंग दीज नॉर्म्स नथिंग विल हैपन टू यू। तो सबसे पहले तो यही एक चैलेंज था। उसके बाद उन सबको ये एक पैनिक होता था कि हमारे नियर डियर वंस, खासकर किसी की फैमिली बाहर है, स्टक अप हो गई है, किसी के बच्चे बाहर रह गए हैं, तो वो कैसे मैनेज किया जाए, उनके साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या हम मिल पाएंगे उनको कि नहीं मिल पाएंगे, हाउ लॉन्ग दिस लॉकडाउन विल कंटिन्यू, क्या होगा। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज थी कि ये सारी जो परेशानी थी ये लाजिमी थी, होना ही था। सो हमें कई लोगों को स्लीपिंग पिल्स भी देनी पड़ी टाइम टू टाइम, एंजाइटी के लिए भी मेडिसिन देनी पड़ी, क्योंकि एक हम्म। सर्टेन एज के बाद वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे। तो बिल्कुल। मल्टीपल लेवल पे हमें काम करना पड़ा था, कभी काउंसलिंग से, कभी मेडिकेशन से, कभी सपोर्ट सिस्टम से। बट आई थिंक बाय मे एंड थिंग्स वर कंट्रोल्ड, मतलब उसके बाद ये हम्म। एंजाइटी काफी कम होने लगी थी। जी। अच्छा, अगर कोई घर पर है और वो ऐसा महसूस कर रहा है, एक अकेलापन उसे लग रहा है, उदासी सी महसूस हो रही है, सब लोगों से दूर अपने आप को महसूस कर रहा है, घर के बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हर कोई ऐसा ही फील कर रहा है जैसे वो कैद में है, तो घर पर ही अपना स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैंने सभी को ये उस दौरान ये बोला था कि आपको 4 फैक्टर्स को बहुत एवरीडे बेसिस पे फॉलो करना है। एक तो हम्म। आपको अपना रूटीन, जिस समय आप सो के उठते थे, जिस समय सोते थे, जिस समय खाना खाते थे, चाहे आप पूरे टाइम घर में हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव टू फॉलो योर रूटीन। अगर आप अपना हम्म। रूटीन फॉलो नहीं करेंगे देन यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम्स। तो एक तो मैंने सारे ही अपने पेशेंट्स या जितने भी मेरे नोन लोग थे उनको यही मैसेज कन्वे किया कि अपने रूटीन को डिस्टर्ब ना करें। दूसरा बिल्कुल। आपका डाइट, क्योंकि आपको ये मौका मिला है, आप घर में हैं, तो अच्छा अच्छा खाना, फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाना खाइए, परिवार के साथ टाइम बिताइए। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से, मौके को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। शायद इसके बाद या इससे पहले आपको इतना वक्त ना मिला हो अपने परिवार के साथ, तो इसको एक अच्छे माध्यम को मतलब लेके आप अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज का रूटीन, बातचीत का टाइम, और अगर आप अकेले भी हैं तो आप वीडियो कॉल का एक टाइम बनाइए, मैं अपने परिवार के साथ रोज आधा घंटा इस समय बात करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इस तरह के कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं शायद बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है अकेला रहना, आप अपने दोस्तों से हम्म। रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिए। आजकल ये मुश्किल नहीं है, कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हैं, व्हाट्सएप से, चाहे सोशल मीडिया हम्म। है, फेसबुक है, हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप अकेले पड़ गए हैं। और एक्सरसाइज, इसमें ये एक और छोटा सा बिल्कुल। सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, इसका जवाब मैं जानना चाहूँगा कि ये कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ दरअसल, हाँ। तो इसको पहचानने कैसे आदमी समझे कि हाँ मुझको स्ट्रेस है, इसमें मुझको किसी की ज़रूरत है, किसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है?
तो देखिए इसी जी डॉक्टर राधिका। करती हूँ। हाँ, तो इस समय हमारी ड्यूटी बन जाती है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिश्तेदार है, या आजकल तो क्योंकि सब लोग डे टू डे बेसिस पे जुड़े हुए हैं और वो आप देख रहे हैं कि बड़े दिन से उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही, या आपका कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें 2-4 लोग बिल्कुल चुप हैं, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, तो इट्स टाइम टू रीच आउट टू पीपल। आपको आपकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। और ये इसके जो साइंस होते हैं, अगर हम फिजिकली किसी से मिलते हैं तब तो हम पकड़ सकते हैं कि शायद ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन अभी हम जब मिल ही नहीं रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से सोचना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में उनको भी शायद समझ ना आए कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जी हमें अपने जी नियर डियर वंस को रीच आउट करना होगा। जी, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए जिससे लोगों को मदद मिल सके, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए और जिंदगी एक बार फिर से हंसेगी, फिर से हम उसी तरह जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। हाथरस में दफा 144 का निफाज। यूपी से बंगाल तक हो रहे हैं एहतजाज। कोलकाता में भी खवातीन का मुजाहरा। भोपाल में मसाजिद कमेटियों की खास